Assalamualaikum students, how are you? Hopefully you are doing well and things are getting on over there. So welcome, this is Awais Ashna here, and today I am going to discuss the paper pattern of 10th class. पेपर पैटर्न एक ऐसी चीज़ होती है बेटा कि अगर हमें पेपर पैटर्न के बारे में हम अच्छी तरीके से अवेयर हैं तो हम जो है वो इजीली पेपर को जो है वो एक तो प्रिपेयर कर सकते हैं और उसको जो है वो अटेम्पटेशन में भी प्रॉब्लम नहीं होती। एक ऐसा स्टूडेंट जिसको पेपर पैटर्न का ही नहीं पता कि मुझे कौन सा सवाल कितने नंबर का आएगा, कौन सा कितने नंबर का आएगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसको अटेम्प्ट करने का प्रोसीजर क्या होगा, तो डेफिनेटली वो जो है वो उस एफिशिएंसी के साथ पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा रादर देन उस स्टूडेंट के जो उसको अच्छी तरह जानता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप कोई भी वीडियो जो है वो सीरीज में मिस ना करें। सो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। हमारा जो पेपर होता है 10th क्लास का बेटा, आप लोग 9th क्लास के पेपर को अटेम्प्ट करके आ चुके हैं। आप अच्छी तरीके से अवेयर हैं कि ग्रेड 4 का पेपर जो है वो किस तरीके का होता है 9th क्लास का। तो कुछ जो है वो डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो आज हम इस लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे कि किस तरह 9th क्लास का पेपर और 10th क्लास के पेपर में वेरिएशंस होती हैं। कुछ क्वेश्चन सेम होते हैं, उनका पैटर्न भी सेम होता है, लेकिन डेफिनेटली स्टैंडर्ड डिफरेंट है। तो हम इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो अलग होंगे, थोड़े डिफरेंट होंगे। तो एज यूजुअल 9th क्लास में जैसे हमने पढ़ा था ये भी टोटल मार्क्स इसके 75 होते हैं, टाइमिंग सेम होती है 2 and 30 और इसमें आपका जो पहला ऑब्जेक्टिव टाइप होता है इट कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट इज form of work which is consists of 5 marks, and the second one is spelling correction as in 9th class you have learned। स्पेलिंग करेक्शन में 4 चीज़ें होती हैं, 4 आपको ऑप्शन दिए जाते हैं और 4 ही एमसीक्यूज होते हैं और आपको जो है वो जो करेक्ट होता है उस पर अगर हम आपको जूम करके मैं दिखाऊँ आपको, यहाँ पर देखें हमारे पास ये फॉर्म ऑफ वर्क 5 नंबर की, स्पेलिंग करेक्शन 4 की। अब इसमें थोड़ी सी 9th क्लास में हमने पढ़ा था कि हमें सिर्फ जो है वो सिनोनिम आते हैं, लेकिन 10th क्लास में एक चीज का इजाफा हो जाता है सिनोनिम प्लस एंटोनिम। अब इसका आने का तरीका क्या होता है, सीक्वेंस होता है 2/3 और 3/2। डिपेंड करता है कि एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो आपको 2 एंटोनिम दे सकता है, 3 सिनोनिम दे सकता है, 3 एंटोनिम देके 2 सिनोनिम दे सकता है। तो ये आप वेरी करता है, लेकिन ये बात क्लियर है कि आपको एंटोनिम प्लस सिनोनिम दोनों आएंगे, ठीक है। और थर्ड वन एज यूजुअल पार्ट ऑफ स्पीच, जैसा हमने 9 में पढ़ा था, इसमें पार्ट ऑफ स्पीच ये 5 नंबर का हो गया। तो ये टोटल कितने नंबर का हो गया, 19 मार्क्स का हमारा ऑब्जेक्टिव पेपर हो गया। ऑब्जेक्टिव के लिए जिस तरह हमारे पास 9th क्लास में 20 मिनट थे, इसी तरीके से जो है वो 10th में भी हमारे पास 20 मिनट ही होते हैं जिसमें हमने इसको फिलअप करना होता है। फिलअप करने का तरीका हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद आते हैं जी सब्जेक्टिव टाइप। सब्जेक्टिव टाइप हमारा जो है इसका पहला और ओवरऑल जो दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास। अच्छा, बच्चे क्या करते हैं कि वो जब पेपर स्टार्ट करते हैं सब्जेक्टिव टाइप तो वो लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 1, तो ये रॉन्ग हो जाता है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 तो आपने कर लिया 19 मार्क्स का। तो अब यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 2 होगा पेपर के लिहाज से, क्योंकि बेटा जो क्वेश्चनिंग होती है आप नंबरिंग कर रहे होते हैं क्वेश्चन की, एग्जामिनर जो है वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से चलता है। बास का तो होता है फॉर्चुनेटली अगर वो थोड़ी समझदारी का मुजाहरा करे, आपके क्वेश्चन को जो है ना, आपकी मिस्टेक को, आपके ब्लंडर को जो है वो ओवरकम करने की कोशिश करे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर वो इन चीज़ों को जो है वो ओवरलुक कर जाता है तो आपके लिए बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होगा। तो लिहाजा यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 हम पहले ऑलरेडी हल कर चुके हैं। नो डाउट सब्जेक्टिव टाइप का ये हमारा पहला होगा क्योंकि हमने ऑब्जेक्टिव टाइप को पेपर के ऊपर शीट, आंसर शीट के ऊपर नहीं लगाना होता, वो हमें सिर्फ फिल करने होते हैं। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे एज यूजुअल जिस तरह 9th क्लास में हमने पढ़ा था। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हमारी 13 स्टोरीज होती हैं, 13 स्टोरीज आपके सिलेबस में इंक्लूड है।
उनके अंदर आपके ये जो होते हैं क्वेश्चन आंसर वहीं से बनते हैं। 8 होते हैं, 8 में से आपने 5 करने होते हैं। 5 करना जो है कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, आप 6 कर सकते हैं, 7 कर सकते हैं, 8 कर सकते हैं अगर आपको आते हैं। टाइम का इशू नहीं होता, हम टाइम मैनेजमेंट में भी एक लेक्चर हम रिकॉर्ड करवाएंगे। अब इसका फायदा क्या होता है कि अनफॉर्चुनेटली अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है, सारा गलत नहीं होता, वर्ब की मिस्टेक आ जाती है, स्पेलिंग की मिस्टेक आ जाती है, तो आपका वो नंबर वहां से डिडक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपने एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखा होगा तो आपका जो एग्जामिनर वो कंपनसेट कर देगा और आपको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। और इसमें एक चीज याद रखिएगा कि कभी भी बेटा एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखते वक्त उसको हेडिंग नहीं देनी कि ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। आपने एक तरतीब के अंदर पूरे के पूरे अटेम्प्ट करने हैं। ये एग्जामिनर तय करेगा कि उसने किसको एक्स्ट्रा बनाना है और किसको आपका सही क्वेश्चन मानना है। तो यूजुअली बोर्ड का जो तरीकाकार होता है, बच्चों को पेपर में लिया जाता है, जो क्वेश्चन गलत होते हैं उसको एक्स्ट्रा में डाल दिया जाता है, जो क्वेश्चन ठीक होते हैं उनके कंपनसेट करके पूरे मार्क्स आपको दे दिए जाते हैं। तो कभी भी एक्स्ट्रा लिखिएगा मत, हेडिंग देके आप क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट कर सकते हैं। और ये 2 नंबर का एक होता है, टोटल ये 10 हो गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा होता है ट्रांसलेट इनटू उर्दू। अब हमें जो है ना एक पैरा दिया जाएगा, हमारे जो 13 स्टोरीज थी हमारी, उनमें से एक पैरा आएगा। 9th क्लास में हमारे पास थे बेटा 3 पैराग्राफ, लेकिन 10th क्लास में हमारे पास चॉइस कोई नहीं होती। ये कंपैरेटिवली थोड़ा टफ होता है 9th क्लास के निस्बत। एक ही पैरा होता है, थोड़ा लेंथी होता है और आपको एक ही अटेम्प्ट करना पड़ता है, चॉइस यहाँ पर कोई नहीं होती। तो वो 9th क्लास वाला लॉलीपॉप जो है ना वो आपको यहाँ नहीं दिया जाएगा, आपको जो है ना एक ही पैरा दिया जाएगा और उसी को आपने ट्रांसलेट करना है उर्दू के अंदर, ठीक है। उसको जो है ना प्रॉपर किस तरह अटेम्प्ट करना है, वर्डिंग और सीक्वेंस को हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह जो हाउ टू अटेम्प्ट पेपर उसमें हम आपको बताएंगे। तो उसके बाद आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 समरी, जो कि ये यहाँ तक जो है ना हमारा सेम होता है 9th क्लास के साथ कि क्वेश्चन नंबर जो 4 होता है समरी का, आपकी 3 समरीज होती हैं। 3 में से आपको एक समरी आनी होती है विद द नेम ऑफ पॉइंट्स। पॉइंट का नाम दिया होता है आपको, ठीक है, और आपको जो है वो समरी 5 नंबर की अटेम्प्ट करनी होती है। इसकी लेंथ क्या होती है, इसको अटेम्प्ट करने का तरीका क्या होता है, इसमें कोटेशंस कितनी होती हैं, इसके पार्ट्स कितने होते हैं। 3 पार्ट्स पे बेटा ये कंसिस्ट करती है। पहला होता है हमारा इंट्रोडक्शन होता है, और दूसरे नंबर पे सेंटर में हमारी मेन बॉडी होती है और एंड पे कंक्लूजन होता है। अगर आप इंट्रोडक्शन नहीं लिखेंगे तब भी आपकी मार्क्स रिजेक्शन होगी, अगर आप कंक्लूजन नहीं लिखेंगे तो तब भी आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो अच्छे और पूरे मार्क्स लेने के लिए आपको यह 3 के 3 पार्ट्स को फुलफिल करना ज़रूरी है। आपको उसकी जो है वो इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा, मेन बॉडी लिखनी पड़ेगी और एंड पे उसका कंक्लूजन भी लिखना पड़ेगा। सॉरी, इसका अगर हम कंक्लूजन ना भी लिखें तो कम से कम इसको हम जो है कर सकते हैं 3 पार्ट्स विद इसके। इंट्रोडक्शन, इंट्रो होगा इसका। आप उस कंक्लूजन को थीम की शक्ल में स्टार्टिंग में लिखें। थीम की शक्ल होगी आपके जो टेक्स्ट बुक होती हैं, टेक्स्ट बुक के ऊपर जो है ना ये थीम दिया होता है हर पॉइंट का, तो वहां से आप ये थीम लें। इंट्रो के बाद फौरन आप थीम लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक पैरा ये बन जाएगा, दूसरा ये बन जाएगा और तीसरा पैरा मेन बॉडी, जिसको हम समरी बोलते हैं, ठीक होगा बेटा। पूरी को समरी नहीं बोलते, समरी सिर्फ एक इसका पार्ट होता है। ये 2 पैराग्राफ अलग से होते हैं। उसके बाद ये 5 नंबर की होगी। इसकी कम से कम जो है वो 1 पेज और ज़्यादा से ज़्यादा 3 पेज कर सकते हैं, इससे आप एक्सीड नहीं कर सकते वरना ओवर राइटिंग में चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 होता है ऐसे राइटिंग। ये सबसे ज़्यादा मार्क्स वाला क्वेश्चन समझा जाता है। 15 मार्क्स होते हैं इसके अंदर। तो ये अगर हम आपको जूम करके दिखाएं, इसका तरीकाकार क्या होता है। ये 2 पार्ट्स पे बेटा कंसिस्ट करता है, ऐसे और पैराग्राफ। अब आपको ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, डेफिनेटली मार्क्स ज़्यादा है तो आपको इसमें मटेरियल भी ज़्यादा लिखना पड़ेगा। तो अब ऐसे राइटिंग में आपको 3 ऐसे दिए जाते हैं बेटा, 3 टॉपिक होते हैं आपके। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है स्पोर्ट्स एंड गेम, कर्टेसी और क्रिकेट मैच। तो आपको एक सिलेक्ट करना है। तो बेहतर ये होता है कि आप वो वाला ऐसे सिलेक्ट करें जो आपने जो है वो आपको अच्छे से आता है,
ठीक है, और जिसके लिए आपके पास मटेरियल अच्छा खासा है, आपके पास कोटेशंस हैं, ऑथेंटिक मटेरियल है, तो आप वो वाला सेलेक्ट करें। ये मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो आप ब्रिलियंट बच्चे हैं और अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं। तो कभी भी पैराग्राफ को प्रेफरेंस नहीं देनी आप लोगों ने, आपने हमेशा जो है आपका मजमून जो है वो आपने ऐसे जो है उसको ही सिलेक्ट करना है, और इसकी जो लेंथ होती है वो डिपेंड करती है कि आप एक लाइन में कितने जो है ना वर्ड दे रहे हैं। आपका राइटिंग स्टाइल जो है ना वो मैटर करता है इसके ऊपर, तो वो हम इसको बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद चॉइस पे होता है बेटा साथ में पैराग्राफ का क्वेश्चन भी होता है, या आप ये अटेम्प्ट करें या आप ये अटेम्प्ट करें। इसमें भी बेटा सेम कंडीशन होती है, 3 आपके टॉपिक्स होते हैं। यहाँ मैंने लिखे हुए हैं फैशन, पाकिस्तानी, विमेन। ये विमेन होता है, वर्ड वुमेन नहीं होता। जब हम लिखते हैं या प्रोनाउंस करते हैं सिंगुलर यानी वुमेन, तो फिर हम वुमेन बोलते हैं, लेकिन जब हम इसको प्लूरल फॉर्म में लेंगे तो ये विमेन बनेगा, ना कि वुमेन। तो इसको इसकी प्रोनाउंसिएशन को ध्यान में रखिएगा। और तीसरा है हाउस ऑन फायर, ठीक है। तो ये उन बच्चों के लिए जो थोड़े एवरेज होते हैं और ऐसे करने में उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि लंबा होता है, ऐसे 15 मार्क्स का होता है, ज़्यादा लिखना पड़ता है, तो वो इतना मेमोराइज नहीं कर पाते। तो इसलिए उनके लिए ये दूसरा क्वेश्चन होता है कि वो ये फैशन, क्योंकि इसका ये एक पैरा होता है। मजमून हमेशा 3 पैराग्राफ में लिखा जाता है, पैराग्राफ का मतलब ही पैराग्राफ है, तो ये एक ही पैराग्राफ होगा। तो आप ये 1 से 1.5 पेज का अगर लिख दें तो आपको जो है वो सफिशिएंट मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ब्रिलियंट स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि वो पैराग्राफ को सिलेक्ट मत करें, ठीक है ना, वो मजमून को प्रेफरेंस दें और अपना ऐसे ही अटेम्प्ट करें। पैराग्राफ में मार्क्स जो है वो डिडक्शन ज़्यादा होती है, उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को, इवन के टीचर्स को भी कहते हुए सुना है कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट को हम नरेशन कहते हैं। ये बिल्कुल जो है वो ऐसा नहीं होता, सिर्फ इनडायरेक्ट को नरेशन कह सकते हैं। मैं ये प्रूव करेंगे जब हम इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो है वो टॉपिक पढ़ेंगे। डायरेक्ट एक अलग चीज़ है, इनडायरेक्ट अलग चीज़ है। इनडायरेक्ट को नरेशन बोल सकते हैं हम, इस पूरे को डायरेक्ट इनडायरेक्ट को नरेशन नहीं बोल सकते। हम इसको इंशाल्लाह कवर करेंगे एक लेक्चर के अंदर। यहाँ पर आपको 8 दिए जाएंगे। आपके होते हैं असर्टिव होता है, इंपेरेटिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है, जिसको इंटेरोगेटिव भी पढ़ सकते हैं। 2 टाइप्स होती हैं इंट्रोगेटिव की। उसके बाद एक्सक्लेमेटरी होता है, यूज ऑफ लेट होता है, और ऑप्टेटिव होता है। ये आपके 5-6 इसके होते हैं, हिस्से होते हैं, उनमें से आपको आने होते हैं। ये 8 होते हैं बेटा। 8 में से आपने 5 अटेम्प्ट करने होते हैं। फिर वही बात, रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, मिनिमम 5 होते हैं, क्योंकि नंबर 5 है, एक का 1 नंबर है। तो अगर आप सारे भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, अगर आपको आते हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो इसमें इसको करने का तरीका जो है ना, एक सिंपल एक सैंपल बना के मैंने दिया। ही सेड आई एम फाइन, तो हम इसको ही सेड दैट ही वाज फाइन। तो इसमें जो है इसको अटेम्प्ट कैसे करना है, प्रॉपर इसका तरीका जो है ना वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मैं बताऊंगा, जिसमें आप पेपर अटेम्प्टेशन और प्रेजेंटेशन, और उसको लाजमी देखिएगा, मिस नहीं कीजिएगा। और ये 5 नंबर के होते हैं, 1 मार्क्स का एक होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7, पेयर ऑफ वर्ड्स। आपके जो सिलेबस के अंदर पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं वो बेटा है हमारे 78 या 79 है। कुछ बुक्स पे 78 है, कुछ पे 79 है, और ये सिर्फ उन्हीं के अंदर से आएगा, आउट ऑफ कोर्स नहीं आ सकता। ये वो जो 37 पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं, ये उन्हीं में से हमको आते हैं, ठीक है। और ये भी 8 होते हैं बेटा, और 8 में से आपने 5 अटेम्प्ट करने होते हैं। यहाँ पर ये मैंने एक बना के दिखाया आपको, फ्लोर और फ्लोर। फ्लोर FLOOR फ्लोर फर्श होता है, और फ्लोर आटा, ठीक है, जिसके हम रोटी भी खाते हैं। वैसे आजकल आटा बहुत रेयर हो गया, महंगा भी हो गया, मिल भी नहीं रहा। चलें, तो इसको जो है ना आप बनाने का जो बेटा तरीकाकार होता है, जब आपने इसका सेंटेंस बनाना है, तो याद रखिएगा आपका सेंटेंस ऑथेंटिक होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, और थोड़ा सा लेंथी होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे सपोज करें, मैं एक मिसाल देता हूँ, वैसे ही अगर मैं लिखूँ, अगर हम फ्लोर का बनाएं, फर्श होता है आई सिट ऑन फ्लोर। देखिए सेंटेंस ठीक है, तो गलत नहीं है ग्रामेटिकली, आई सिट ऑन फ्लोर, मैं फर्श पर बैठता हूँ, लेकिन क्यों बैठता हूँ, कब बैठता हूँ, किस लिए बैठता हूँ, ये चीज़ वाज़ा नहीं होगी।
होपफुली कि आपको मार्क्स का मिल जाए, लेकिन गारंटी कोई नहीं है। अच्छा तासुर नहीं पड़ता, एक्सप्रेशन नहीं पड़ता। एग्जामिनर के लिए जो है वो बच्चे के लिए ज़रूरी होता है कि उसका जो इम्प्रेशन है पेपर का वो एग्जामिनर पर अच्छा पड़े। तो आप इसके लिए अच्छे सेंटेंस बनाएं, थोड़े से लेंथी सेंटेंस बनाएं, ज़्यादा लेंथी भी ना बनाएं, ठीक है। कम से कम 2 लाइन का 2.5 लाइन का आपका जो है ना वो बन जाना चाहिए। तो यहाँ पे चिल्ड्रन आर सिटिंग ऑन द फ्लोर फॉर मेकिंग फन, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह इसको अटेम्प्ट आप करेंगे, ये इसको अटेम्प्टेशन का तरीका भी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आ जाएगा। तो ये भी बेटा 5 नंबर के होते हैं, रिस्ट्रिक्शन इनमें भी कोई नहीं होती। आप पूरे के पूरे अटेम्प्ट कर सकते हैं 8 के 8, और आप 5 भी कर सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं, 7 भी। अच्छा अगर आते नहीं हैं तो फिर तो जाहिर बात है हमने जैसे तैसे करके 5 पूरे करने होते हैं। लेकिन अगर आपको आ रहे हैं तो आप जो है ना वो लिख लें, अगर टाइम है। अगर टाइम नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि मैंने जो लिखे हैं वो सारे के सारे सही लिखे हैं। आज के लेक्चर का हमारा जो है ना वो लास्ट क्वेश्चन है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। ट्रांसलेट इनटू, स्टार्टिंग में बेटा हमने पढ़ा था ट्रांसलेट इनटू उर्दू, हमें इंग्लिश दी जाती थी, हमने उसको उर्दू में ट्रांसलेट करना था। लेकिन ये बिल्कुल इसके अपोजिट हो गया, हमारे पास उर्दू आएगी, हमने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो इसको क्वेश्चन जो है हमारा होता है 8 नंबर का क्वेश्चन होता है, ठीक है, और 8 मार्क्स होते हैं इसके। और ये मैंने एक सैंपल दिया है यहाँ पर, मेरे घर के सामने एक बाग है, ये पूरा है। तो जब पेपर में आप लिखेंगे तब भी आप इसको ना वो प्रॉपर नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, थोड़ा लिखेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे इसको लिखना है। तो इसको ट्रांसलेट जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो इसको कैसे करना है, मार्कर कहाँ पे इस्तेमाल करनी है, कौन सी करनी है, 605 करनी है, 604 टका करना है, तो वो सारा इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना वो देखेंगे। अब ये 8 मार्क्स का होता है, इसमें चॉइस बेटा कोई नहीं होती। आपके सिलेबस में 40 पैराग्राफ्स दिए हुए हैं उर्दू वाले, जिसकी आपने इंग्लिश करनी है, और ये 100% उन 40 में से ही आता है, आउट ऑफ कोर्स आपको नहीं दिया जाता। तो वो जो होते हैं आपके 40 के 40, उनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें, तो ये आपका 8 नंबर का जो है क्वेश्चन। अब इसमें होती है ग्रामेटिकल मिस्टेक्स देखनी होती हैं, स्पेलिंग देखने होते हैं, उसके लिए बाद आपको टेंस की मिस्टेक्स को मद्देनजर रखना होता है। तो यहाँ पर ये आपका हो गया जी पेपर पैटर्न का इख्तिताम हो गया, एंड हो गया। तो इंशाल्लाह ये मैंने नोट लिखा हुआ है, हाउ टू अटेम्प्ट पेपर विल बी डिस्कस्ड लेटर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो है वो पूरा तरीका आपको समझाएंगे प्रेजेंटेशन का, आपने किस तरह पेपर को अटेम्प्ट करना है, टाइमिंग कैसे अरेंज करनी है, कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, कौन सा किस वक्त करना है। क्योंकि जब सीक्वेंस के अंदर आप आते हैं तो जो है वो आप अपना टाइम इजीली बचा सकते हैं, क्योंकि हमें प्रेजेंटेशन के लिए भी टाइम बचाना होता है। क्योंकि प्रेजेंटेशन जो होती है ना बेटा, खूबसूरती हर आंख को पाती है, ठीक है। तो ये चीज़ मद्देनजर रखिएगा, आपका पेपर अच्छा होने के साथ साथ, सही होने के साथ साथ जो है वो अट्रैक्टिव भी होना चाहिए, ठीक है। आप एक रफ सा पेपर करके आ जाते हैं, पूरा पेपर आपने ठीक किया है, सारे क्वेश्चन ठीक हैं, ग्रामेटिकली मिस्टेक्स नहीं है, दूसरा आपकी जो है ना वो स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं है, लेकिन स्टिल आपका पेपर बहुत रफ है। जैसे एग्जामिनर पेपर उठाएगा वो देखेगा तो वो उस पर जो इम्प्रेशन पड़ेगा, यू कांट इमेजिन, तो वो आपके मार्क्स डिडक्शन का जो है ना वो सोर्स बन सकता है। तो इसलिए पेपर को प्रेजेंट करने के लिए जो है ना नेक्स्ट लेक्चर जरूर देखिएगा। सो थैंक यू फॉर वाचिंग लेक्चर। सो अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। और किसी भी किस्म का प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन इसके रिलेटिंग आप जो है वो कमेंट्स बॉक्स में जो है ना वो पूछ सकते हैं। सो तब तक के लिए अगले लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।